स्टूडेंट्स, ये हमारे पास एक ऐसे है। आज मैं आपको दो ऐसे दिखाऊंगा जो मैंने खुद लिखे हैं और ये इवैल्यूएट भी करवाए हुए ऐसे। पहला टॉपिक है हमारा इस जेंडर इक्वालिटी अ मिथ। अब ये जो इस तरह का टॉपिक होता है जिसके अंदर सवाल दिया जाता है, इस पे आपका कंट्रोल होता है कि आप या तो इसको हाँ में लो, या तो इसको यस करो या नो करो। इन बिटवीन कोई तरीका नहीं होता, या यस करें या नो करें। तो मुझे जो लगता था इस जेंडर इक्वालिटी या मिथ, तो मैंने उसको निगेट किया है यहाँ पे। और आप मेरी थीसिस स्टेटमेंट अगर देखो तो आपको बिल्कुल बात वाजे हो रही है कि जेंडर इक्वालिटी इज नॉट अ मिथ बट अ हाईली अचीवेबल रियलिटी। ना, ये जो मेरी थीसिस है, ये एग्जामिनर ने लाजमी पढ़ी और उसने यहाँ पे पढ़ के फैसला कर लिया कि उसको उसके सवाल का जवाब मिल गया। बात समझ में आती है? उसको इस पॉइंट पे पता चल गया कि जी इस बच्चे को ये इसने स्टांस लिया है, मेरा स्टांस क्रिस्टल क्लियर है। और आपने हमेशा कोई एक साइड ही लेनी होती है। जनाब, हमने जो एक साइड यहाँ पे पकड़ी, उसके बाद हम अपनी बातों को प्रूव करेंगे। अब अपनी बातों को आपने प्रूव करने, तो देखें सबसे पहले तो बताना पड़ेगा ना कि जेंडर इक्वालिटी है क्या। व्हाट डज द टर्म जेंडर इक्वालिटी इंटेल? जेंडर इक्वालिटी का मतलब क्या है? सेकंड पैराग्राफ में हम ये बात कर रहे हैं। ठीक है, जब हमने ये बात कर ली तो थर्ड पैराग्राफ हमारे पास क्या आएगा? व्हाट आर द एविडेंसेस दैट जेंडर इक्वालिटी इज नॉट अ मिथ? अब मैं यहाँ बताने लगा हूँ कि जी मैंने जो स्टांस लिया है ना, कि जिसके अंदर मैं कह रहा हूँ कि ये मिथ नहीं रियलिटी है, तो मैं क्या क्या बातें करने लगा हूँ इसके अंदर। ठीक है, इस तरह से आप अपने ऐसे की स्टार्टिंग बनाते हो। अच्छा जी, अब यहाँ पे देखिए, अब मैं जाहिर अपनी बात को प्रूव करने के लिए सर्टेन पॉइंट्स दूंगा, आर्ग्यूमेंट्स दूंगा। पहला देखिए, अकम्पलिशमेंट ऑफ वेमेन थ्रू आउट हिस्ट्री। अब मैं यहाँ पे हिस्ट्री का जिक्र करूंगा कि जी हिस्ट्री में कौन कौन सी खवातीन ने क्या क्या काम किया। ठीक है, सेकंड पॉइंट, इम्प्रूविंग स्टेटस ऑफ वेमेन एंड ट्रांसजेंडर इन एजुकेशन सेक्टर। अब यहाँ मैंने ट्रांसजेंडर्स को क्यों डाला? बिकॉज हमें लगता है कि जेंडर इक्वालिटी सिर्फ विमेन की है, हालांकि ऐसा नहीं है। ठीक है, थर्ड वन, सोशल एक्सेप्टेंस ऑफ जेंडर इक्वालिटी। अब हाँ जी, हमें नजर आना शुरू हो रही है जेंडर इक्वालिटी। फोर्थ वन, इंक्रीजिंग नंबर ऑफ स्किल्ड विमेन लेबर। लेबर हमें नजर आ रही है कि भाई खवातीन काम कर रही हैं। विमेन इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इसमें हम एग्जाम्पल्स दे देंगे कहाँ कहाँ पे वो काम करें। इसी तरीके से पॉलिटिकल एरिना में आपको नजर आएंगी ट्रांसजेंडर जो वेमेन, आपको स्पोर्ट्स में नजर आएंगी, और वेमेन आर्म्ड फोर्सेज में आपको नजर आएंगी। ये आपको समझ में आता है कि ए से एच तक के जो मेरे सारे पॉइंट्स हैं, ये किस बात की तरफ इशारा कर रहे हैं कि जी जेंडर इक्वालिटी जो है ना वो अचीवेबल रियलिटी है, और थोड़ी थोड़ी होना भी शुरू हो गई है। ये क्लियर है तो बताएं। ओके गुड। मैं आपको दो ऐसे करवाऊंगा। अब इस वाले ऐसे में देखें कि हम अपना एक हमने स्टांस लिया है, और स्टांस को लेने के बाद हम उसको प्रूव करवा रहे हैं। और आप देख लें यहाँ पे कि जी मैं जो है वो प्रेजिस फॉर्म को ज्यादा प्रेफर करता हूँ। ठीक है, अच्छा आ जाए यहाँ पर। अब जो काउंटर आर्ग्यूमेंट है हमारा कि जी जेंडर इक्वालिटी जो है वो मिथ है, तो व्हाई इज जेंडर इक्वालिटी स्टिल एब्सेंट इन सम पार्ट्स ऑफ वर्ल्ड? अभी भी जेंडर इक्वालिटी क्यों एब्सेंट है, तो हम बता देंगे कि जी प्रिमिटिव सोसाइटी एंड कल्चर है हमारा, पुराने ख्यालात के लोग, वुमेन के अगेंस्ट वायलेंस है, अपॉर्चुनिटीज नहीं देते सबको, और मिस इंटरप्रिटेशन ऑफ रिलीजन है। ठीक है, ये मैंने एक समझ लो काउंटर आर्ग्यूमेंट दिया है जो लोग कहते हैं कि मिथ है, एंड अगेन इतनी ही मिथ आपने देनी है। ठीक है, फिफ्थ वन, व्हाई आर स्कैंडिनेवियन कंट्रीज अहेड ऑफ अदर नेशंस? ये केस स्टडी है। स्कैंडिनेवियन कौन कौन सी हो गई आपके पास? नॉर्वे, फिनलैंड, स्विट्जरलैंड,
और इसमें आप बहुत सारी और डिफरेंट कंट्रीज को ऐड कर लें तो स्कैंडिनेवियन कंट्रीज आपके पास आ जाएंगी। ये केस स्टडी होगी कि ये क्यों अहेड है, तो इसके अंदर फिर मैं आगे चल के मिसाल दूंगा ना। ठीक है। और उसके बाद आगे के हाउ कैन वर्ल्ड अचीव जेंडर इक्वालिटी, ये रिकमेंडेशंस हो गई कि जी जेंडर इक्वालिटी आएगी कैसे। लॉज बनाए जाएं, मीडिया का रोल हो, इसी तरीके से राइट्स प्रोवाइड किए जाएं, अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड की जाएं लोगों को, और एलोकेशन ऑफ बजट हो। एंड उसके बाद मेरी कंक्लूजन आ गई। ठीक है। तो ये एक ऐसे लिखने का बेटा पर्टिकुलर सबसे आसान तरीका होता है कि आप जो है वो इस फॉर्मेट को भी फॉलो कर सकते हैं, और ये आपका कंप्लीट ऐसे बन जाएगा। और अब आपने अंदर जाके हर के ऊपर ना एक एक पैराग्राफ लिखना है। कोई सवाल है किसी का यहाँ पे? मैं आप लोगों के जो है वो अनम्यूट कर देता हूँ आप लोगों को, इसका जो सवाल है वो पूछ लें। ठीक। अब आप अपने आप को अनम्यूट कर सर अस्सलाम वालेकुम। सकते हैं। सर मेरा इस पे क्वेश्चन है कि जिस तरह से हमने पॉइंट्स तो इसके बना लिए ये सारी, तो सर जब हम इसका पैराग्राफ लिखेंगे तो जिस तरह से बुक रेफरेंसेस वगैरह, तो सर इसमें तो वैसे पुट बुक रेफरेंसेस का बता दें कि वो लाजमी पुट करने होते हैं नहीं, इनके। लाजमी नहीं। तो सर हम जनरल मतलब कि इस पे पूरा पैराग्राफ बता देंगे उसको एक्सप्लेन करके। जी, अभी मैं आपको दिखाता हूँ, एक पैराग्राफ दिखाता हूँ मैं आपको। जी सर, ये कंफ्यूजन दूर कर दें। ओके, ओके। और किसी का कोई सवाल? तो ये भी बता दें कि कोर्स भी लाजमी होती हैं, मतलब कि कोर्स तो हर एक के लिहाज से रेलिवेंट, अगर हमें पेपर में ऐसा कोई ऐसे आ जाता है हमारे पास देखो, कोर्स नहीं है सबसे तो पहले बिल्कुल वो आप इससे आप इस चीज के ऊपर फोकस करो बेटा, सबसे पहले कि आपको कोर्ट और बुक रेफरेंसेस देने किधर होते हैं, आपको जी अपने सर। आर्ग्यूमेंट को मजबूत करने के लिए देने होते हैं। जी सर। अगर आपका आर्ग्यूमेंट एक तरीके से मजबूत आप आर्ग्यूमेंट दे रहे हो, अगर मैं इसमें से आपको एक पैराग्राफ दिखाता हूँ आगे चल के कि स्टार्टिंग हो गई। अच्छा, अब देखो, मैं आपको ना पूरा बता दूं, ठीक है, थोड़ी देर के लिए यहाँ पे आप यहाँ पे फोकस करें। अब मैंने इसको स्टार्ट किया, जेंडर इक्वालिटी अमित, तो मैंने क्या किया बेटा, मैंने यहाँ पे एक पोएम लगाई। ठीक है। और इसका नाम लिख दिया आई कैन टेस्टिफाई, ये मुझे मिल गई थी इंटरनेट से ना, तो मैंने ये वाली लगा के यहाँ से स्टार्ट किया। उसके बाद देखो मैं क्या लिख रहा हूँ, अ फोर मेंशन लाइंस विच मीन्स मैंने जो लिखा है मैं उसको कनेक्ट कर रहा हूँ। ठीक है, मैं उसको क्या कर रहा हूँ आगे, कनेक्ट कर रहा हूँ यहाँ पे, और उसके बाद फिर मैं सारी चीजों को शुरू करूंगा। सही है। ये आप लगा सकते हो, नहीं लगा सकते, मर्जी है आपकी। अगर आपकी सर रीडिंग की अगर हम जनरल से स्टार्ट कर दें, मतलब कि यहाँ पर तो हमने इतनी तैयार कर ली, मतलब पेपर में उसी जो टॉपिक उसने दिया होगा हमें एग्जैक्ट उसी उसी की से कर आनी दें, चाहिए ना उसी से जो कर हम दें, फर्स्ट पे कोई लिखे कोई हैं। इशू नहीं, कोई इशू नहीं। तो तो सर अगर अब तो हम यहाँ पर मुख्तलिफ याद तो कर ले, लेकिन वो उसमें रेलिवेंट पुट करनी है होगी ना। बिल्कुल रेलिवेंट सिस्टम। तो सर अगर मतलब कि फॉर एग्जांपल हम एग्जाम में हैं तो हमें नहीं आती उस पे रेलिवेंट, तो जनरल चीज से स्टार्ट कर दें। यस यस यस, जनरल से करना है आपको। अच्छा, अब मैं आपको एक पैराग्राफ दिखाता हूँ, देखें। अब ये मैं बीच का मैंने एक पैराग्राफ निकाला ताकि आपको मैं पैटर्न समझा सकूँ इसका, यहाँ देखें। In addition to the improvement in education sector, the social acceptance of other gender is also a solid evidence. अब ये हो गई मेरी थीसिस स्टेटमेंट। ठीक है, ये जी मेरी सर। क्या बन गई, थीसिस स्टेटमेंट बन गई ये। अब जब हम इसको पढ़ते हैं तो हमें समझ में आता है कि इस पैराग्राफ के अंदर मैं क्या बात करने लगा हूँ। इस पैराग्राफ के अंदर बात मैं ये करने लगा हूँ जनाब, कि जो जेंडर इक्वालिटी है वो आपको एजुकेशन एरिना में भी नजर आ रही है। सही है। और कैसे लिखते हैं एक पैराग्राफ, ये पैराग्राफ का तरीका है, ये कनेक्टर आ गया पहले। ठीक है, ये कनेक्टर हो गया आपका पहले, ताकि पता चले कि जी कनेक्टिविटी है, कोहेरेंस है। और फिर आप आगे पढ़ेंगे, द सोशल एक्सेप्टेंस ऑफ अदर जेंडर्स। अब सोशल एक्सेप्टेंस ऑफ अदर जेंडर्स, दिस इज माय थीसिस स्टेटमेंट ऑफ दिस पैराग्राफ। अब मुझे अपने पूरे पैराग्राफ में इस बात को प्रूव करना है। ये बात समझ में आती है? जी सर। अब इसको प्रूव करते हैं, कहते हैं जी देयर आर मेनी फील्ड्स व्हिच आर कंसीडर्ड अ मेंस फील्ड।
बहुत सारी फील्ड है जिनको कहा जाता है कि ये आदमियों की फील्ड है। आगे पढ़ें। कैसे फायर फाइटिंग हो गया, कैब ड्राइविंग हो गया, पुलिस फोर्स हो गया, आर्मी हो गया और अदर। आगे मैं बयान करता हूँ कि अराउंड 4.6% ऑफ फायर फाइटर्स आर वुमेन इन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। अब मैंने क्या किया कि अपना पहला आर्गुमेंट पेश किया कि नहीं देखो कि यूएसए में तो 4.6% है, ठीक है। और ये स्टेट मैंने कहाँ से उठाई, ये भी मैंने आगे लिख दिया, नेशनल फायर फाइटिंग वाले से मैंने उठा लिया। उसके बाद मैंने आगे मेंशन किया कि ऑनलाइन टैक्सी सर्विसेज हैं, जिसमें करीम है, उसके अंदर उबर मौजूद है, इसी तरीके से बाकी भी हैं। और इन्होंने क्या स्टार्ट किया बेटा, इन्होंने स्टार्ट किया है विमेन को अ, अपने पास एम्प्लॉय करना। ठीक है, इन्होंने स्टार्ट कर दिया कि जी खवातीन को ये अपने पास रखना है, ठीक है। आगे देखें जनाब। फिर है जी फीमेल ड्राइवर्स ने, फिर सिक्योरिटी फोर्सेज आर कंसीडर टू बी मेल डोमिनेटेड फील्ड। सही है। लेकिन हमारे पास आप देखें कुछ एरियाज में फीमेल पुलिस फोर्स आना शुरू हो गई। पहला जो है वो स्टेशन बन गया यहाँ पे। अब 3 सिस्टर जो हैं, उन्होंने पाकिस्तान में बम डिस्पोजल स्क्वाड को ज्वाइन किया है। तो हम ये तरह तरह से मिसालें दे रहे हैं, ये आर्ग्यूमेंट्स दे रहे हैं। यहाँ ना मैंने कोई कोटेशन डाला है, ना मैंने कोई बुक रेफरेंस डाला है। मैंने 3 बातें देके प्रूव किया इसको। जी सर। सर आपने तो इसके लिए 3 रेफरेंसेस यूज किए हैं ना, हम्म, तो सर अगर कितने रेफरेंसेस एक मतलब के ए पैराग्राफ के अंदर होने चाहिए, मतलब एक रेफरेंसेस से भी हम कर सकते हैं ना? एक से कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए फिर उसको प्रूफ करना है बेटा। आप चाहे एक यूज करो चाहे दो यूज करो, उसको प्रूफ करना है बात को। जी सर। असल सर चीज आपने देखो। मतलब कि जो आप अपना सेंटेंस लेके चले हैं, तो हम्म, आपने उसको रेफरेंसेस ही से प्रूव किया कि मैं ये ये बात कह रहा हूँ तो इस वजह जी। से ये। तो हम्म, सर अगर मैं इसी लिहाज से अगर इसको प्रूव करूँ, तो अगर मेरे पास ज्यादा रेफरेंसेस नहीं है, मतलब कि हम्म, एक है, तो मैं वही अपने पॉइंट को वही उसी एक हाँ, के। उसी को लेके चलो। तो सर मतलब कि वो अ, कुछ मसला तो नहीं होगा ना, मतलब कि 3 नहीं है या 2 नहीं है, एक है? विच शोज कि आपके पास कंटेंट नहीं है उससे रिलेटेड। आप जो ऐसे लिखने जा रहे हो, आपके पास उसकी नॉलेज ही नहीं है। मतलब कि सर उसका एक मतलब कि आर्गुमेंट जो है, आप जिस तरह आपने तो उसको प्रूव करने के लिए 3 चीजें हैं, मेरे पास मतलब कि एक ही है, मुझे इतना नॉलेज नहीं है। तो हाँ, सर अगर मैं एक ही पुट कर दूं? एक फुट करोगे तो फिर ये एक पैराग्राफ में कर सकते हो, लेकिन नॉलेज तो होनी चाहिए ना आपके पास। अगर आप कोई ऐसा ऐसा जी अटेम्प्ट सर। कर रहे हो जिसके अंदर आपके पास एक, चलो पैराग्राफ में मान लिया कि एक आर्गुमेंट, लेकिन बाकी के लिए तो कुछ होना चाहिए ना आपके पास। जी सर, वो तो हर एक के लिए होना चाहिए ना। अगर मैं ये बात कर रही हूँ कि एक पैराग्राफ के लिए एक हम्म, मतलब के हाँ चला आर्गुमेंट के सकते, लिए कर सिर्फ एक सकते। एग्जाम्पल। कर सकते। मैं आपको एक और पैराग्राफ दिखा देता हूँ। यहाँ पे आप देखें, ये प्रिमिटिव सोसाइटी वाला मैंने आपसे तस्करा किया था। अब ये वाला जो है हमारा कॉज वाला पैराग्राफ है। यहाँ पे मैं क्या डिस्कस कर रहा हूँ कि जी प्रिमिटिव सोसाइटी और कल्चर जो है वो बिगेस्ट बैरियर है इन द हिंड्रेंस ऑफ वुमेन पार्टिसिपेशन। तो बेटा ये क्या हो गया, ये हो गया मेरा थीसिस। इस पैराग्राफ का थीसिस ये बन गया। अब पूरी जो भी मैं बात करूंगा वो मैं इसी के हवाले से करूंगा। तो मैं आगे कहता हूँ कि जी जो आपके पास डेवलप्ड नेशंस हैं, अंडर डेवलप्ड नेशंस हैं, जैसे कि पाकिस्तान, इंडिया, अफगानिस्तान, उधर ऐसे लॉज बनाए जाते हैं जो कि इनह्यूमन लॉज होते हैं। यहाँ आप पढ़ेंगे ना, इनह्यूमन लॉज, इनह्यूमन लॉज बनाए जाते हैं। अब हम उसको आगे बताएंगे। यहाँ पे मैंने मजीद बताया कि जी मैन इज राइट। पहले था जमाने में कि जी माइट इज राइट, लेकिन क्या हो गया जी, मैन इज राइट हो गया। और सो ऑन एंड सो फोर्थ, मैं अपनी बात को प्रूव करता गया हूँ उसके अंदर। जैसे यहाँ पे मैंने इनह्यूमन लॉज बनाए, बताए यहाँ पे सारे। उसके बाद बताया जी पोर्ट्रेट जेंडर इक्वालिटी, स्मॉल पोर्शन है, ठीक है। तो आप यहाँ पे और भी चीजों से बता सकते हो, जैसे कोई जेंडर रिपोर्ट हो गई तो आप वहां से भी बता सकते हो। बेसिकली ये मेरा मॉक ऐसे है ना, तो ये मैंने तकरीबन कोई 2.5 घंटे के अंदर पूरा लिखा था, तो मैं इसको बहुत बेहतर कर सकता हूँ चीजों को ऐड करके। समझ में आई बात? ये जरूरी नहीं जी है सर। बेटा बुक रेफरेंस वगैरह आप दें या कोटेशन दें, एज लॉन्ग एज आपके पास डेटा है, मटेरियल है और बात प्रूफ करने का दम है, तो फिर कोई मसला नहीं होता। जी क्लियर हो सर गया? किसी ठीक है। और को कोई सवाल है जेंडर वाले ऐसे पे, तो वो अपना माइक ओपन करके पूछ सकते हो, ताकि फिर मैं दूसरे वाले पे चल। सर जी मुझे रहमान। एक सर इसका। क्वेश्चन जी रहमान बोले। एक क्वेश्चन ये क्वेश्चन ये पूछना था कि आपने जो आउटलाइन लिखी हुई है, हम्म,
ठीक है, इसमें हम सजेशंस लिख रहे हैं और उस सजेशन के कोरस्पोंडेंट कुछ एग्जांपल्स भी होती हैं जो मतलब कोई दूसरे कंट्रीज ने की होती है, तो हम उनको एक लाइन के अंदर वहां पे मेंशन कर सकते हैं, आउटलाइन के अंदर ही केस इन पॉइंट डाल के, फॉर एग्जांपल कह के। नहीं, रिक्वायरमेंट ही नहीं है ना। आपका जो ठीक है। आउटलाइन का देखो बेसिक मकसद, जब आप किताब खरीदने जाते हैं तो किताब का जो कंटेंट इंडेक्स का पेज होता है उस पर क्या लिखा हुआ होता है, उस पर सिर्फ इस तरह का एक सिलसिला होता है कि जी इसमें हम ये पढ़ेंगे, ये पढ़ेंगे, ये चीज पढ़ेंगे। अगर आप सारी चीजें आउटलाइन में ही दे देंगे तो फिर आप पैराग्राफ का कोई मकसद नहीं बचेगा फिर उसके बाद। काफी सारे लोग कहते हैं कि जी आउटलाइन में डाल दें, ऐसे कर दें, वैसे कर दें। यार ये कोई रिकमेंडेड वे नहीं है। अब जैसे ही बच्ची अभी बता रही थी कि सर वो एक रेफरेंस है मेरे पास, तो फिर आपको ना सब में देना पड़ेगा, आपकी सिमेट्री खराब होती है ऐसे की। ठीक ठीक है, अब देखें ना, मैंने ए से लेके एच तक जो पॉइंट दिए यहाँ पे सारे सिमेट्रिकल है, इसमें कहीं कोई एग्जाम्पल नहीं है। फिर हम यहाँ पर आए, यहाँ पे भी हमने बिल्कुल सादा रखना है आउटलाइन को कि एग्जामिनर एटलीस्ट पढ़े तुम्हारा ऐसे। अगर ऐसा होगा कि जी आपने यहाँ पॉइंट्स दिए और वो एग्जामिनर को नहीं समझ में आते, वो इधर ही फेल कर देगा आपको वो। कोई और सवाल है तो बताएं, फिर हम दूसरे वाले पे चलें। सर ये आपने अपने ही आउटलाइंस के अंदर कंक्लूजन के अंदर भी कुछ लिखा है, ये भी लिखना होता है? हम जी, तो अगर सिंपल कंक्लूजन। अगर आप थीसिस स्टेटमेंट इधर दे रहे हो तो फिर जी कंक्लूजन सर। लिखना होता है। अगर तो आप सर थीसिस आपने नहीं देते तो कंक्लूजन, नहीं देते। सर ये कंक्लूजन दिखा दे आपने क्या लिखा है। मैं दिखा दूँ। कंक्लूजन लिखा, जेंडर इक्वालिटी मस्ट बी इंश्योर्ड इन ऑर्डर टू ट्रांसफॉर्म द वर्ल्ड। ठीक है। ठीक है। तो सर हमने अपनी थीसिस तो लेके वो दी है ना, मतलब कि आपने टोटल का ग्लिम्स बता दिया। तो सर ये लाजमी लिखना होता है कंक्लूजन के अंदर? ये तरीका होता है बेटा, अगर आपने ऊपर थीसिस लिखी है तो फिर कंक्लूजन भी देते हैं। लेकिन अगर आप ऊपर थीसिस नहीं लिखते हैं तो नीचे कंक्लूजन भी नहीं देंगे। ये तो सर स्ट्रक्चर ये होता है हर बेटा। एक को तो डिफरेंट हो सकता। सर ये कंक्लूजन मतलब कि इसमें लिखना क्या है? जिस तरह से आपने लिखा जेंडर इक्वालिटी मस्ट बी इंश्योर्ड इन ऑर्डर टू ट्रांसफॉर्म द वर्ल्ड, मतलब कि इसमें होती कौन सी चीज है इसमें जो होती ये हम हर चीजें जो ऐसे के तुमने अंदर। पूरे ऐसे में जो तुमने बात की है उसको तुम मुकम्मल करोगे, अपनी बात को कंक्लूड करोगे। मैं आपको दिखा देता हूँ कंक्लूजन उसका। जैसे देख, जहाँ पे आ गया ना इन अ नटशेल। ठीक है। जी अब सर। in a nutshell it can be argued that gender equality has not been fully achieved। यहाँ मैं कह रहा हूँ कि जेंडर इक्वालिटी पूरी तरह से नहीं आई, बट ऑन अदर हैंड the recent surge in the women emancipation along with other genders have shown some light at the end of the dark tunnel। अब जब भी आप कंक्लूजन लिखेंगे वो आपका ऑप्टिमिस्टिक होना चाहिए। सही है। जी सर। ये आपका ऑप्टिमिस्टिक हो गया कि जी एट द एंड ऑफ द डार्क टनल हमें ये चीजें मिलेंगी। आगे चले तो फिर आपके पास आ रहा है द प्रिवेलेंट चैलेंजेस। ये चैलेंजेस बता रहे हैं जी जेंडर इक्वालिटी में कौन कौन से हैं, उनको कैसे खत्म किया जाएगा। द वर्ल्ड हैज रिमेन्ड इन कॉन्फ्लिक्ट इन ऑर्डर टू ट्रांसफॉर्म द वर्ल्ड, जेंडर इक्वालिटी मस्ट बी इंश्योर्ड। यानी कि आप अपने इंट्रोडक्शन को रिफ्रेस करते हैं, जो भी बात है सर आपने अपनी मतलब इंट्रो कि में की उल्टा, होती है। जी सर, मतलब कि उल्टा लेके चलती है, पहले हम सीधा लेके आते हैं फिर यस उल्टा लेके यस आते यस, लेकिन इसमें ना थोड़ी सी लैंग्वेज चेंज होती है आपकी। हैं, इसमें ना वर्डिंग एक्सप्रेशन थोड़ी सी आपका थोड़ा चेंज। सा, एक्सप्रेशन थोड़ा सा चेंज होता है। और इसके सर अंदर जो मतलब, ऑप्टिमिज्म आता है, ऑप्टिमिस्टिक होता है इसमें बंदा ना बहुत ज्यादा, कि नहीं जी देखें अब सब सही हो जाएगा। ये तरीका होता है इसको लिखने का। जी सर ठीक है। अब जैसे यहाँ पे जो है, इन ऑर्डर टू ट्रांसफॉर्म द वर्ल्ड जेंडर इक्वालिटी मस्ट बी इंश्योर्ड। अब ये मैंने अपने एंड में लिखा क्योंकि भाई ये मेरा कंक्लूजन था। और जाहिर है जब मैंने इसको शुरू किसी पोइट्री या कोटेशन से किया तो फिर मैं इसको एंड भी एक कोटेशन से करूंगा। मतलब मर्जी है मेरी, मैं करूं या ना करूं इसको, ये आपके ऊपर चॉइस है। तो मैंने इसको इधर से ऐसे एंड किया इसको, मिशेल ओबामा की कोटेशन दे। तो सर इसका मतलब है आपने जिस तरह से ये अच्छी अच्छी कोट्स वगैरह पुट की हुई हैं, तो सर इसका मतलब है हमें एग्जाम से पहले ये कोट्स वगैरह तैयार करके जाने चाहिए काफी सारी, बिल्कुल मतलब कि बिल्कुल किस बिल्कुल। लिहाज से कितनी कितनी हर ऐसे के लिहाज से तैयार करें? यार ये देखो, मैंने क्योंकि मेरा जेंडर था ना सब्जेक्ट, तो मैंने जेंडर सर की बहुत जेंडर तो सारी चीजें मेरा याद भी है। की थी। बस तो जेंडर में जब आप कोटेशंस याद करते हो, बुक रेफरेंसेस, वो सब यहाँ लगेगा। आपको अपने पास सर एक
कॉपी बनानी है ना, जेंडर, डेमोक्रेसी, टेररिज्म, ये सब तो आपको आना चाहिए ना, ये तो आपको याद होनी, जी कोटेशन बुक रेफरेंसेस। अब वो डिपेंड करता है कि पेपर में आप किस तरीके से लेके चल रहे हो उसको। सर, कितनी कोटेशन किस लिहाज से तैयार करें, मतलब कि हम इस लिहाज से एक टॉपिक पे 3 4 5 किस लिहाज से कितनी तैयार करनी चाहिए? एक टॉपिक पे 3 से 4 कर लो, उसका रट्टा लगा लो तबीयत से। ठीक है, मतलब कि ऐसी तैयार करनी चाहिए जो हमारे कंक्लूजन तकरीबन हर एक में पुट हो जाए, और हाँ, या ऐसी तैयार उसके, करनी है, जी, जो मतलब कि जेंडर से रेलिवेंट ही हो। जेंडर से रेलेवेंट हो। और इसको आप आराम से ना गूगल कर लें, आपको मिल जाएगा, आप उसको लिख लें अपने पास, बेहतरीन हो जाएगा सर मामला। उस पे लिखे जेंडर पे कोट्स, हम्म। तो वो डिफरेंट कोट्स आ जाएंगी, जो अच्छी लगेंगी वो जो लिख अच्छी लेंगे। लगे और जो आपको लगे यार 2 4 जगह पे फिट हो जाती है, उसको आप कर लें डाउनलोड। ठीक है। जी सर, ठीक है, थैंक यू। अच्छा, अब मैं दूसरा ऐसे आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ। ईमान और फिजा वगैरह आप लोग हैं क्लास में, आप लोगों को कोई सवाल तो पूछ लें जल्दी से। फिजा, कोई सवाल आपका? क्योंकि ये तो एक टाइप का ऐसे था जिसके अंदर हमने बात की कि इस जेंडर इक्वालिटी अहमियत, ये क्वेश्चन मार्क वाला ऐसे था। लेकिन जो स्टेटमेंट वाला ऐसे होता है, अब हम जरा देखते हैं कि उसको हम किस तरीके से लेकर चलेंगे। सर मेरा एक और क्वेश्चन भी है। पूछे पूछे। सर, एक बात की समझ नहीं आती सर, इतने ज्यादा ऐसे हैं, मतलब कि किस तरह से हम इसको लेके चलें, ये मुझे गाइड करते हैं। मतलब नहीं समझ रही। मतलब कि अगर मैं वुमेन्स पे करूँ तो इसके 10 15 20 जो हम्म, पिछले इयर्स के आए, या हम्म, इकोनॉमी पे करूँ तो उसके हम्म। लिहाज से करूँ, मतलब कि किस तरह से ऐसे को लेके चला जाता है ताकि हम उसका पास हो जाए। यार इसका कोई ऐसा कोई जवाब नहीं है, आप इसमें ना टॉपिक तैयार करते हैं। जैसे जी जेंडर सर, वो तो आपने ना ठीक है। तैयार कर लिया, अब उस पे ठीक आपने है। देखना है कि एग्जामिनर आपसे क्या डिमांड कर रहा है। अगर देखो, ये मेरा ग्लोबलाइजेशन का ऐसे मैंने लिखा था ना, ठीक है। अब मैंने ग्लोबलाइजेशन तैयार किया था, लोग क्या तैयार कर रहे थे कि प्रोज एंड कॉन्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन। ठीक है। अब अगर कोई बच्चा ग्लोबलाइजेशन प्रोज एंड कॉन्स तैयार करके आएगा और इस ऐसे को अटेम्प्ट करेगा, तो वो फेल हो जाएगा, क्योंकि इसका जी सर। मतलब ही बिल्कुल चेंज है। हाँ, डेटा तुम इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन तरीका डिफरेंट होगा। तो तुम्हें ग्रिप लानी है इस चीज के ऊपर कि मैं हर टॉपिक के ऊपर लिख सकूं। अब जैसे यहाँ पे इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है ग्लोबलाइजेशन कैन बी चेंज बट नॉट एंडेड। सही है। कि ग्लोबलाइजेशन जी जो सर। है वो खत्म कभी भी नहीं होगी, लेकिन उसको चेंज किया जा सकता है। तो मैंने वही तरीका जो अपना उसमें था, आउटलाइन, इंट्रो, इंट्रो में हमने यहाँ पे थीसिस देनी है, ये हमने थीसिस दे दी। ठीक है। सर, इसका मतलब हम इसको इस तरह हम्म, से लेके चलेंगे ना, ग्लोबलाइजेशन कैन बी चेंज बट नॉट एंडेड, कि हम्म। ग्लोबलाइजेशन चेंज नहीं हो सकती क्योंकि नहीं हमारा नहीं, उसके लिहाज एंड से नहीं हो reasons सकती, होंगे। एंड नहीं हो सकती, चेंज हो सकती है, एंड नहीं हो सकती। जी सर, वो एंड नहीं हो सकती ना, चेंज हो सकती है। हम्म। एंड क्यों नहीं हो सकती, इस वजह से उसकी रीजंस बताएंगे, मतलब जी कि जी, अभी आप ये इसके देखें ना, बेनिफिट है, ये कभी भी खत्म नहीं हो सकती, आप इस पार्ट तरह टू से। में देखें इसका कि मैंने नंबर 2 पे क्या पॉइंट दिया है। नंबर 2 पे पॉइंट दिया है अ cursory glance ऑन द इवोल्यूशन ऑफ ग्लोबलाइजेशन। अब ये बता रहा हूँ मैं यहाँ पे कि जी ग्लोबलाइजेशन जो है वो कैसे इवॉल्व हुई। नंबर 3, व्हाट आर द जी फैक्टर्स दैट प्रूव दैट ग्लोबलाइजेशन कैन नॉट बी एंडेड। कौन कौन से ऐसे जी फैक्टर हैं जो बताते हैं कि ये एंड नहीं होगी? इकोनॉमिक फैक्टर्स, पॉलिटिकल फैक्टर, सोशल फैक्टर। तीन आपके फैक्टर दे दिए। Fourth point, what are the factors that highlight towards the need of change in globalization? कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो ये बताते हैं कि जी ग्लोबलाइजेशन के फैक्टर जो है वो चेंज होने चाहिए? कौन कौन सी ऐसी जी बातें हैं? तो यहाँ पे आप ठीक डिस्कस करेंगे। ठीक है। अब वो आप क्या डिस्कस करोगे इस पॉइंट पे? नंबर 1, आप बताओगे जी जो बड़े कंट्रीज होते हैं वो हेजिमोन बन जाते हैं। सही है। उसके बाद आप बताओगे जी ह्यूमैनिटी जो है उसको नहीं देखा जाता है, नेशनलिज्म ज्यादा हो जाता है, हर कंट्री वेपन बना रहा है, साइबर सिक्योरिटी बढ़ गई है। इसी तरीके से फर्स्ट वर्ल्ड और थर्ड वर्ल्ड में बहुत डिफरेंस आ गया है। इसी तरीके से डिस्प्यूट्स बढ़ना शुरू हो गए, सब ग्लोबलाइजेशन की वजह से हुआ है। ये मेरे मेन है। जी फैक्टर्स हो गए सारे के सारे। ठीक है। ठीक फिफ्थ, है। हाउ कैन द ग्लोबलाइजेशन बी चेंज? ग्लोबलाइजेशन कैसे चेंज हो सकती है? अब यहाँ पे हम उसकी बात करेंगे। ठीक है, कि ग्लोबलाइजेशन को हम कैसे चेंज करें। तो जी आ गया, पहले आपके पास रिफॉर्म्स करने हैं हमने। इसी तरीके से स्प्रेड पॉजिटिविटी बाय मीडिया।
इसी तरीके से इंटरनेशनल लॉज को हम फॉलो करें तो हम इसको जो है वो सही कर सकते हैं। आपको ग्रिप होनी चाहिए ऐसे के ऊपर। आपको ये नहीं करना कि जी मैंने ये तैयार किया तो मैं यही टॉपिक, नो, आप कोई सा भी टॉपिक आप जो है ना वो अटेम्प्ट कर सकते हो। जी सर ठीक है। सर ये इसका कंक्लूजन में आपने क्या लिखा है सर? हाँ। वैसे मुझे ये बता दीजिए कि जिस तरह से आप कंक्लूजन में 2 लाइनें लिख रहे हैं, तो सर इन मतलब कि आप किस लिहाज से इसको लिख रहे हैं? मुझे इसकी समझ नहीं आई कि मतलब कि हमने कैसे लिखना है। ओके, इसको आपने ऐसे लिखना है, या तो आप ये स्टाइल फॉलो करो या नहीं करो, या तो आप थीसिस दो या नहीं दो, एक कोई स्टाइल आपने फॉलो करना है। ठीक है, जैसे आज आपने ठीक मेरी है क्लास ली तो आपने देखा कि यार इन्होंने ऐसे लिखा मैं ऐसे कर लूँ, फिर कल किसी की और की क्लास होगी तो आप उसको नहीं, एक स्टाइल रखना अपने अपनी राइटिंग का, पहली चीज। नंबर टू। सर। जी। सर ये थीसिस स्टेटमेंट जो होती है, मतलब हम्म, कि ये हर ऐसे में तो लिखनी नहीं होती ना, जिस तरह वो पूछ रहा है ग्लोबल वार्मिंग, उसके काजेस, इफेक्ट्स और सॉल्यूशन, इसमें तो थीसिस हमारी आएगी नहीं, सब में जिसमें हम लिखनी अपना होती है, परमानेंट। सब में होता है। सर सर मैंने जब ऐसे पढ़ा था ना, तो वो हम्म, टीचर्स खुद भी वो पीएसपी थे, तो उन्होंने पढ़ाया था, तो सर उन्होंने खुद बताया था, उन्होंने कहा बेटा कि इसमें ना हम हर ऐसे में क्या थीसिस लेंगे, उसने सीधा सीधा तो उसने पूछा है, अब हम इसमें अपनी बात क्यों क्या बताएंगे कि इसके काजेज, इफेक्ट्स और सोल्यूशन, ये तो हर ऊपर ही लिखा हुआ है कि इसके ये आपने बताने हैं, तो हम डायरेक्ट इसके कॉजेज से बताएंगे, इफेक्ट से बताएंगे और सोल्यूशन से बेटा बताएंगे, ये इसमें जो थीसिस थीसिस स्टेटमेंट है हर ऐसे में दिस नहीं इज आता। द क्रक्स ऑफ योर ऐसे। थीसिस स्टेटमेंट का मतलब होता है कि तुम अपने ऐसे में क्या बता रहे हो, चाहे कॉज, थीसिस तो सब में आएगी। हाँ, ये हो सकता है कि आप यहाँ लिखो या ना लिखो, ये आपके पास ऑप्शनल होता है। मतलब ये कोई फिक्स वे नहीं है ऐसे लिखने का। जैसे मैं आपको बताऊं कि जी यहाँ पे मैंने थीसिस दे दी ना, तो कोई और बोलेगा नहीं थीसिस नहीं दो, और मैंने जो अपना ऐसे पास किया उसमें मैंने थीसिस लिखी नहीं थी। मैंने इंट्रो ठीक की है। दी और मैंने यहाँ से शुरू किया, मैंने थीसिस नहीं दी थी। जी सर, बहुत से लोग कहते हैं कि हम लोगों ने पास किया लेकिन हमने उसकी थीसिस नहीं नहीं, लिखी। मेरी फ्रेंड खुद थी, वो भी यही बताती कि मैंने थीसिस पेपर में नहीं हाँ, लिखी थी, मैं उसने भी अभी भी नहीं मैंने किया। स्पेशल में लिखा है तो मैंने नहीं लिखी, क्योंकि मुझे पता है कि मेरे जब ऐसे उस तरह पास हो चुका है मैं क्यों लिखूंगा। ठीक है ना, ये जी मर्जी सर, उन्होंने होती भी है, यही कहा स्टाइल है। तो ना लिखें। जी, ये स्टाइल है एक लिखने का ना। तो ठीक है आपको जो क्या लिखना है यहाँ पे, कंक्लूजन अगर सर। दे रहे हो तो दे देना, वरना इसको छोड़ देना। ठीक है सर, फिर इसका मतलब है अगर मैं थीसिस नहीं लिख रही तो फिर मैं कंक्लूजन के अंदर भी कुछ नहीं कंक्लूजन भी नहीं लिखूंगी, बस लिखोगे, हेडिंग। कुछ भी नहीं लिखोगे, ऐसे ही छोड़ देना। जी सर ठीक है। ठीक है जनाब। अच्छा, इसका जो मैंने स्टार्ट लिया है वो मैंने नॉर्मल जनरल बात से लिया है। इसका ये भी मेरा मॉक है तो जाहिर है इसके अंदर भी आपको पता है, अगर 2-2.5 घंटे में प्रेशराइज करके आपको कोई चीज लिखनी होती है तो बहुत ज्यादा आप चीजों को फॉलो नहीं कर पाते। सही है। तो क्योंकि मुझे ये टॉपिक मिला था लिखने के लिए, जब जिनसे मैंने चेक करवाया था ये, तो उन्होंने मुझे टॉपिक दिया, मुझे 2 घंटे में कंप्लीट करना था। तो जाहिर है ना मैंने कोटेशन दी, ना पोएम दी, ना बुक रेफरेंस, बिकॉज उस टाइम नहीं आया जहन में। सही। अच्छा जी, अब आप यहाँ देखें कि मैंने यहाँ से शुरू किया, ह्यूमन बाय नेचर इज लविंग एंड केयरिंग। चाहिए, ये मैंने ह्यूमन बाय नेचर से शुरू किया, उसके बाद हंटर गैदर की एज पर आया, और स्लोली स्लोली करते करते मैंने उसको कनेक्ट किया ग्लोबलाइजेशन से। बेटा मेरा लिखने का ये वे होता है, इसे कहते हैं फनल अप्रोच। समझ रहे बात को? जी सर। मैं यूं लिखता हूँ, ऊपर ब्रॉड बात शुरू करके फिर मैं उसको नीचे लाके यहाँ कनेक्ट करता हूँ, दिस इज कॉल्ड फनल अप्रोच। सर आप जसरा की मतलब कि उसको भी अडॉप्ट करते हैं उसके, आपने यार उनसे पढ़ा था? नहीं नहीं नहीं, मुझे नहीं पता कि वो किस तरीके से लिखते हैं। ठीक है। ये सब टीचर का अपना स्टाइल होता है लिखने का। मैंने जी तकरीबन सर 3-4 लोगों से, डिफरेंट लोगों से पढ़ा, वीडियोस देखी कहीं से, जब मुझे अपना एक स्टाइल समझ में आया कि मैं किस में बेहतर हूँ तो मैंने उसको बना लिया अपना स्टाइल। ठीक है। और जाहिर है 2021 में जब ऐसे क्लियर हो गया तो फिर मैंने उसी पाथ को पकड़ लिया कि यार मेरा ऐसे क्लियर हुआ है तो बस अब मैं ऐसे ही लिखूंगा और ऐसे ही सिखाऊंगा बच्चों को। ठीक है। ठीक है। तो एक तो ये देख लिया आपने इसका। इसमें अच्छा इंट्रो की लेंथ थोड़ी सी छोटी है क्योंकि जाहिर है मॉक है ये। अच्छा, फिर मैं दिखा देता हूँ कि मैंने कोई चीज एक्स्ट्रा ऐड की होगी क्विकली। अच्छा, आप देखें हर में ना कनेक्टर है, और एक ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, इसे कहते हैं ट्रांजिशन पैराग्राफ। ठीक है। जी सर। ट्रांजिशन पैराग्राफ आपने लाजमी देना होता है। अब ट्रांजिशन पैराग्राफ क्या है कि मैंने ये बात खत्म की अपनी,
कॉजेस खत्म किए फौरन से इफेक्ट शुरू कर दिए, या इफेक्ट खत्म किए फौरन से रिकमेंडेशन हो जाती है। तो हमने क्या करना होता है, हमने चीजों को ना बड़ा तरीके से लेकर चलना है। अब मैंने यहाँ पे कॉजेस खत्म करने के बाद एक लिखा, सिंस इट हैज बीन एस्टैब्लिश्ड दैट ग्लोबलाइजेशन कैन नॉट बी एंडेड इन द वर्ल्ड, ठीक है, it is pertinent here to look on the other side of the picture which shows the negative impact of globalization। तो ये क्या है मेरा ट्रांजिशन। अब यहां बताने के बाद फिर मैं शुरू करूंगा, ठीक है, ये आपने हर दफा देना होता है ट्रांजिशन पैराग्राफ। पॉइंट क्लियर हो रही है? जी सर। तो बस अब यही है कि मैं ऐसे जो इसी स्टाइल से पढ़ाता हूँ कि उसको मैंने तोड़ा हुआ है जी 8 पार्ट्स के अंदर ना, 8 लेक्चर्स होंगे, हर चीज को अलग अलग डिफाइन करके कि एक आर्ग्यूमेंट कैसे बनता है, एक पैराग्राफ कैसे बनता है, और फिर उससे रिलेटेड 10 एसेज जो हैं कंप्लीट फिर मैं पढ़ाता हूँ, जिसमें तकरीबन 5 एसेज हमारे हो गए, 5 रह गए। तो ये वाला एक सिलसिला है। कोई और आपने कोई चीज देखनी, लास्ट 2 मिनट है, अगर इस ऐसे में से कोई देखना है तो बता दें। सर इस हिस्से में तो नहीं है सर, मेरा क्वेश्चन है। सर पूछो। पूछो। सर जिस तरह से अभी मैंने ऐसे करना है सोशल मीडिया पे, तो सर ऐसे सोशल मीडिया पे तो हम पास्ट पेपर में देखें तो वो मतलब कि मुख्तलिफ डिमेंशन से आए, मतलब कि मैं एक ऐसे को इसके प्रोज देखूं, कॉन्स देखूं, इसके लिए सजेशंस बताऊं, और किस तरह से मैं इसको लेके चलूं। सर ये क्वेश्चन को एक्सप्लेन भी कर दीजिए, जो जो जी आपने जी ऊपर लिखा है। सोशल मीडिया कोई भी चीज पढ़नी है ना तो आपके पास WH वर्ड्स होते हैं, ठीक है। जी सर। सोशल मीडिया का व्हाट, कि ये है क्या, क्यों है, कब आया, क्या करता है, फिर और पॉजिटिव्स बताएंगे, नेगेटिव्स बताएं, और इसके इफेक्ट्स बताएं। जब तुम ये तैयार कर लोगे ना सोशल मीडिया के, तो कोई भी टॉपिक आएगा, जैसे सोशल मीडिया एंड डेमोक्रेसी, ये हो जाएगा, सोशल मीडिया एंड करप्शन, लेट सपोज, सोशल, तो ये ना फिर लिंक्ड में चलेंगी चीजें सारी की सारी। जब तुम्हें किसी भी टॉपिक के ये सब क्लियर होगा ना, क्या, क्यों, कैसे, तुम्हें कनेक्शन बनाने आने चाहिए। जी सर। आज एक बच्चे ने मुझे टेक्स्ट सर किया कि सर आप कोई पैराग्राफ दे, तो मैंने उसको टॉपिक दिया ग्लोबल वार्मिंग एंड रिलीजन। अब आप इसके ऊपर लिखिए, ग्लोबल वार्मिंग एंड रिलीजन के ऊपर। जितना इस जी तरीके सर। से सोचोगे तो आपका हॉराइजन ब्रॉड होगा, आपको आर्ग्यूमेंट बनाने आएंगे। ठीक है। ठीक है जी। उस, तो जी टाइम जो सर। है हमारा खत्म हो गया, आप चाहें तो आप मुझे ऑडियो भेज दीजिएगा, ताकि फिर मैं उसका आपको फिर क्लियरली जवाब दे दूंगा, ठीक है। सर ये जी। आप टेस्ट वगैरह कब लेंगे, ये जो पाकिस्तान अफेयर और करंट अफेयर वगैरह के? ये शुरू हो जाएंगे, मैं डाल देता हूँ उसका एक स्केड्यूल बना के ना, हर 2 टॉपिक के जी बाद सर। दोनों टॉपिक का टेस्ट ले लेते हैं, सर ठीक है। क्योंकि ज्यादा से ज्यादा वो जो आपने टॉपिक्स दिए हुए हैं ना, वो हम्म, ऑलरेडी हम लोगों ने प्रिपेयर किए हुए हैं। बस तो सर बेहतरीन है। मेरा मकसद आपके पास पढ़ने का यही मकसद है कि मैं ज्यादा से ज्यादा टेस्ट दे सकूं, मतलब कि जो मेरी मिस्टेक हो या मेरी